Hello everyone. In this video, we are going to discuss the concept of rotating disk. देखिए, जो ये रोटेटिंग डिस्क के जो भी हमारे डेरिवेशंस हैं, इसका रोटेटिंग डिस्क की बात करूं या मैं रोटेटिंग सिलेंडर की बात करूं, इनके डेरिवेशंस काफ़ी लेंदी हैं और थोड़े से किसी लेवल तक मैं बात करूं तो थोड़े डिफ़िकल्ट भी हैं। तो हम इसके डेरिवेशंस को कुछ इस टाइप से देखेंगे कि अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाए कि ड्राइव करना है आपको कोई इक्वेशन, तो हम उस चीज़ को ड्राइव भी कर सकें, और अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम उसके न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकें। अगर हम बात करें कि हमें पूरा डेरिवेशन करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम। सो हमें कुछ इस टाइप से डिस्कस करना है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम वो डेरिवेशन भी कर पाएँ, और मोस्टली चांसेस यही रहता है कि इस चैप्टर से आपसे मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम कुछ वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस याद रखेंगे, जनरलाइज्ड रिजल्ट्स याद रखेंगे, जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल्स भी आसानी से सॉल्व हो सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा रोटेटिंग डिस्क की। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 rotating about its axis as shown in the above figure. The disk is of uniform thickness and its thickness is so small compared to diameter that stresses induced can be assumed to be uniform along the thickness. Now let us an element ABCD of disk which is of radius r, radial width dr and thickness t, and subtends an angle d theta at the center. The stresses acting on this element are, देखिए हम इस फिगर को एनालाइज करेंगे। अगर आपको ये फिगर समझ आता है तो यू कैन ईजीली ड्राइव द डेरिवेशन। देखिए, ये हमारे पास एक रोटेटिंग रिंग है जिसका ये ओ है, हमारा सेंटर है, और इसकी जो ये इनर रेडियस दिस इज़ योर r1, और जो आउटर रेडियस है ये क्या है, r2 है। आउटर रेडियस क्या है, r2 है। हमने एक रेडियस r के ऊपर एक एलिमेंट ABCD को कट किया है, एक एलिमेंट लिया है हमने ABCD। तो हमने बेसिकली इस ABCD को ही एनालाइज करना है। तो जो ये मेरा एलिमेंट है A, B, C एंड D, तो देखिए जब ये डिस्क रोटेट करेगा तो इसके ऊपर नो डाउट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा FC, और जब ये रोटेट करेगा तो इसके ऊपर एक रेडियल स्ट्रेस भी जनरेट होगा सिग्मा आर, और इसके दूसरे सरफेस के ऊपर सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, बिकॉज इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, डी आर है। तो ये सारे स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, और एक इसके ऊपर जो तीसरा स्ट्रेस है जो जनरेट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा हुप स्ट्रेस, और वो कौन सा है, दिस इज सिग्मा सी, सर्कमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस है। तो इस स्ट्रेस को सिग्मा सी को मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए, जब मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल जो इसके कंपोनेंट हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए, जो ये कंपोनेंट है इसका और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट है ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज देखिए दिस इज सिग्मा सी कोस डी थीटा बाई 2 और ये भी सिग्मा सी कोस डी थीटा बाई 2, और ये एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट है। तो अब बचा इसका क्या है, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इज, अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट C, तो दिस इज योर सिग्मा C इंटू टी इंटू डी आर इंटू साइन डी थीटा बाई टू, बट एंगल डी थीटा बाई 2 इज़ वेरी स्मॉल, तो मैंने साइन डी थीटा बाई 2 को क्या लिख दिया, जनरली आई रिप्लेस इट विद डी थीटा बाई 2। तो ये था आपका डायग्राम। इसके ऊपर 3 स्ट्रेसेस लगे हुए हैं। एक तो आपका सेंट्रीफ्यूगल, जो रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा,
और एक आपका रेडियल स्ट्रेस है और एक आपका क्या है, सर्कमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस है। तो आपको इन्हीं स्ट्रेसेस का एनालिसिस करना है। तो देखिए, जो आपका सिग्मा आर है, वो एक्ट कर रहा है रेडियल स्ट्रेस ऑन फेस सी डी, एंड सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर इज ए रेडियल स्ट्रेस ऑन द फेस ए बी, and sigma c is our circumferential stress acting on faces BC and AD. It is to be noted that at the free flat surfaces there is no stress normal to and no shear stress on or perpendicular to the faces. Obviously, then direction of x is in the direction of zero principal stress, and the radial and circumferential stresses developed in the element constitute the other two principal stresses. द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्स ए बी सी डी आर। देखिए, ये तो हमारा जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट था। अब आपको जो एनालिसिस करना है वो करना है इन फोर्सेस का एनालिसिस। देखिए, जो रेडियल फोर्स है फेस ए बी के ऊपर, रेडियल फोर्स है वो क्या लगा होगा, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर। ये तो मेरा स्ट्रेस है, स्ट्रेस को मैंने अब मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो और एरिया क्या है उसका, आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा, तो आर्क लेंथ इंटू टी इसकी क्या है, थिकनेस है, डेप्थ है इसकी। नाउ द रेडियल फोर्स ऑन द फेस सी डी इज इक्वल टू सिग्मा आर इंटू आर डी थीटा इंटू टी, सिग्मा आर इंटू आर डी थीटा इंटू टी। नाउ द सर्कमफ्रेंशियल फोर्स ऑन द फेस इज बी सी एंड ए डी, इट कम्स आउट टू बी सिग्मा सी इंटू डी आर इंटू टी। नाउ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन, due to rotation, it comes out to be mr omega square, and this mass is equal to rho into volume, and this mass can be replaced by rho into r d theta into dr into t into omega square r. तो rho r square omega square d theta dr into t. When the forces are resolved in radial direction and equilibrium is considered of the forces, अब देखिए हमने क्या कर दिया कि इस फिगर को देखिए ध्यान से, इस फिगर के अंदर हमने रेडियल कंपोनेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश की है, तो रेडियल कंपोनेंट्स में जो आउटवर्ड फोर्स लगेंगे वो क्या है, दो फोर्स तो ये हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से और एक ही सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, और जो इंटरनल जो इनसाइड लगेंगे वो क्या है, एक तो सिग्मा आर है और जो दो कंपोनेंट हैं किसके, सिग्मा सी के, तो अब हमने क्या कर दिया, इनको कर दिया है इक्वेट, इनको कर दिया है बैलेंस। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ, डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन डी थीटा बाई 2 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, डी थीटा बाई 2 से, कैंसलिंग टी इंटू डी थीटा फ्रॉम बोथ साइड्स। और जो आपके जैसे कि ये क्वांटिटी है डी सिग्मा आर इंटू डी आर, ये और स्मॉल क्वांटिटी हो जाती है, दो स्मॉल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो और स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, इन सब को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, और वहाँ से हमें एक इक्वेशन निकल के आएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर ए, सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर इज इक्वल टू आर इंटू डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। नाउ अनदर इक्वेशन इज नीडेड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ सिग्मा सी एंड सिग्मा आर, विच इज ऑब्टेन्ड बाई स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। देखिए, आपके पास सिग्मा सी और सिग्मा आर की एक इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन अब आपके पास क्या है कि दो अननोन है, सिग्मा सी एंड सिग्मा आर। अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिग्मा सी और सिग्मा आर की, तो आपको एक इक्वेशन और चाहिए, और वो इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, वो इक्वेशन मिलेगी हमें स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशनशिप से। देखिए, व्हेन द डिस्क रोटेट्स एट हाई स्पीड द रेडियस आर बिकम्स आर प्लस यू एंड डी आर टेक्स द वैल्यू डी आर प्लस डी यू। देखिए, जनरली होता क्या है कि देखिए, एक बचपन का एग्जाम्पल है, जब हमारे पास एक पेप्सी वगैरह की या कोका कोला वगैरह की जो कांच की बोतल आती थी, उसके ऊपर हमारा एक वो ढक्कन होता था। उस ढक्कन को हमने क्या किया, उसको बिल्कुल किसी भी हैमर वगैरह से या पत्थर वगैरह से मार के बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया, और एक बोलते थे हमने उसकी फिरकी बनाई है, फिर दो धागे डाल के उसके अंदर उसको हम रोटेट करते थे, और जब खींचते थे तो हमें ऐसा लगता था कि वो जो फिरकी है हमारी, जो वो ढक्कन है, वो एक्सपेंड कर रहा है। बट क्या वो एक्चुअली एक्सपेंड करता था? नहीं करता था, बट हमें वो फील होता था। तो इन्होंने भी वही बोल दिया कि जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो क्या फील होगा कि जो ये आर है ये आर प्लस यू हो चुका है, और जो डी आर है वो क्या हो चुका है, डी आर प्लस डी यू। देन अवर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू फाइनल सर्कमफ्रेंस माइनस इनिशियल सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई इनिशियल सर्कमफ्रेंस। तो जो आपका फाइनल सर्कमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर प्लस यू माइनस 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। तो दिस कम्स आउट टू बी म्यू अपॉन आर,
ऐसी जब मैं बात करूंगा रेडियल स्ट्रेन की, तो रेडियल स्ट्रेन के केस में क्या हो जाएगा, फाइनल रेडियल स्ट्रेन माइनस इनिशियल रेडियल स्ट्रेन डिवाइड बाई इनिशियल रेडियल स्ट्रेन। तो यहाँ से मेरे को इक्वेशन मिलेगी डी आर प्लस डी यू माइनस डी आर अपॉन डी आर, और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डी यू बाई डी आर। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसिस द सर्कमफ्रेंशियल एंड रेडियल स्ट्रेन्स आर, आप इनको कैसे लिख सकते हो, स्ट्रेसिस की टर्म में सर्कमफ्रेंशियल और रेडियल स्ट्रेन को एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू सिग्मा सी बाई ई माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा आर बाई ई, एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा आर बाई ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा सी बाई ई। ये आपका जनरलाइज्ड हुक्स लॉ भी बोलता है यही बातें। इक्वेटिंग एक्सप्रेशंस फॉर एप्सिलॉन सी एंड एप्सिलॉन आर, देखिए आपने एप्सिलॉन सी की वैल्यू एक ऊपर निकाली है, एप्सिलॉन सी की वैल्यू हमारे पास एक ये है, और एक मेरे पास एप्सिलॉन सी की वैल्यू ये है, एक एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये है, एक एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये है। अब मैं इनको क्या कर दूंगा, मैं इनको कंपेयर कर दूंगा। जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन 1 और 2 आ जाएंगी। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू आर। जब मैं इसको इक्वेशन 1 को आर के रिस्पेक्ट में करूँगा डिफ्रेंशिएट, तो मेरे को क्या मिलेगा, डी यू बाई डी आर इंटू आर बाई ई इंटू जो ये अंदर वाला पार्ट है यू बाई वी लगेगा, डी सिग्मा सी बाई डी आर माइनस ऑफ म्यू इंटू डी सिग्मा आर बाई डी आर, और प्लस 1 अपॉन ई इंटू सिग्मा सी माइनस ऑफ म्यू सिग्मा आर। ये इक्वेशन 3 मिलेगी आपको। देखिए अब क्या है, ये डी यू बाई डी आर की इक्वेशन है, डी यू बाई डी आर। अब मैं क्या करूँगा कि सेकंड और थर्ड को कंपेयर करता हूँ। सेकंड और थर्ड को मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो 1 प्लस म्यू इंटू सिग्मा आर माइनस सी इज इक्वल टू आर इंटू डी सिग्मा आर बाई डी आर माइनस ऑफ म्यू इंटू डी सिग्मा आर बाई डी आर। दिस इज योर इक्वेशन बी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशंस क्वाइट लेंथी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस दिस डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देन फ्रॉम एक्सप्रेशंस ए एंड बी, एक्सप्रेशन ए और बी से हमें क्या मिला है, दिस डेरिवेशन 1 प्लस म्यू इंटू माइनस ऑफ आर इंटू डी सिग्मा आर बाई डी आर माइनस ऑफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू डी सिग्मा सी बाई डी आर माइनस ऑफ म्यू डी सिग्मा आर बाई डी आर। इक्वेशन ए और बी को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ सिग्मा आर एंड देन सिंप्लीफिकेशन, बोथ साइड को मैंने क्या कर दिया, आर से मैंने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। तो डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस डी सिग्मा सी बाई डी आर इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू इंटू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑन फर्दर सॉल्विंग अबव इक्वेशन बाई डूइंग इंटीग्रेशन, आगे देखिए इसका सोल्यूशन आगे क्या है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही इसका सोल्यूशन आगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें दो कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे C1 एंड C2, एंड एक्सप्रेशंस फॉर सिग्मा सी एंड सिग्मा आर कैन बी रिटन एज, देखिए ये आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशंस आ गई हैं कुछ सिग्मा आर और सिग्मा सी की। सिग्मा आर की वैल्यू क्या आई है, C1 बाई 2 प्लस C2 बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 3 प्लस म्यू बाई 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड दिस सिग्मा सी इज इक्वल टू C1 बाई 2 माइनस ऑफ C2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 3 म्यू अपॉन 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। देखिए ऐसा होता है कि डेरिवेशंस जब काफ़ी लेंथी होता है तो हम में भी चांसेस रहते हैं कि हम उसको भूल जाएं, हम उसको भूल सकते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आपको ये इक्वेशन ए याद रखनी है। दिस इक्वेशन ए विल हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट फर्दर डेरिवेशंस। लाइक अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली बोल देता है कि सॉलिड डिस्क का आपको एक सिग्मा आर और सिग्मा सी का वेरिएशन ड्रॉ करना है या आपको उसका रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए आपकी जो बेसिक इक्वेशन क्या रहेगी, वो यही आपकी बेसिक इक्वेशन रहेगी। The constants C1 and C2 can be obtained by using relevant applicable boundary conditions। हम अब बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको इक्वेशन ए, आपकी जो बेसिक इक्वेशन है, ये याद रखनी है। एटलीस्ट ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, जितना भी ऊपर हमने डेरिवेशन किया है वो। उसके अंदर क्या है, आपको डायग्राम याद रखना है फॉर द डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको डायग्राम याद रखना है, उसका जो उसकी स्टार्टिंग की थ्योरी है आपको वो याद रखनी है, और आपने जो ए इक्वेशन ए निकाली है वो याद रखनी है, आपने जो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज किया है वो याद रखना है, और उसके बाद एटलीस्ट इक्वेशन ए तो आपको याद होनी चाहिए। नाउ फॉर सॉलिड डिस्क, अगर केस आ जाता है सॉलिड डिस्क का, तो सॉलिड डिस्क के केस में क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ डिस्क, अगर वो सॉलिड डिस्क है तो जो सेंटर ऑफ द डिस्क आर की वैल्यू क्या होगी, 0। एंड देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए स्ट्रेसिस सेटअप इन रोटेटिंग डिस्क बिकम्स इनफाइनाइट। अगर इक्वेशन ए से देखेंगे हम तो अब जो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। टू अवॉइड दिस इम्पॉसिबल सिचुएशन, हम कांस्टेंट C2 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0। C2 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0। तो आपको ये याद रखना है कि सॉलिड डिस्क के केस में जो आपका कांस्टेंट है C2, उसको हम क्या मान के चलते हैं, 0। बिकॉज अगर हम ऐसा ना मान के चलें
सॉलिड डिस्क के केस में आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो स्ट्रेसेज क्या हो जाएंगे, वो वहाँ पे वो इनफाइनाइट स्ट्रेसेज दिखाएंगे, जो कि एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। इसलिए उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने C2 को क्या मान लिया, जीरो। तो आपके पास सिग्मा आर और सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा आर इज इक्वल टू C1/2 माइनस ऑफ 3 प्लस म्यू बाई 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी C1/2 माइनस ऑफ 1 प्लस 3 म्यू अपॉन 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। नाउ एट द आउटर रेडियस, outer radius क्या है, r इज इक्वल टू r2, द रेडियल स्ट्रेस इज जीरो। आउटर जो रेडियस है एट r इज इक्वल टू r2, आपकी जो रेडियल स्ट्रेस क्या है वो है जीरो। आपको ये याद रखना है कि आउटर रेडियस है जो r2 है उसके ऊपर रेडियल स्ट्रेस क्या होता है, जीरो। तो मीन्स जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा यहाँ से तो मेरे को C1 की वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को C1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब मेरे को C1 की वैल्यू मिल चुकी है तो मीन्स मेरे को यहाँ पे भी C1 रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ पे भी मैं C1 को रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे को जो मिलेगा वो सिग्मा आर और सिग्मा सी की एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मिल जाएगी। किसके लिए, सॉलिड डिस्क के केस में। अगर मैं बात करता हूँ फॉर द केस ऑफ सॉलिड डिस्क, फॉर द केस ऑफ सॉलिड डिस्क मेरे को ये जनरलाइज्ड इक्वेशन याद रखनी है। दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन मेरे को याद रखनी है कि सिग्मा आर और सिग्मा सी, सिग्मा आर इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू बाई 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड दिस सिग्मा सी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 8 इंटू 3 प्लस म्यू इंटू R2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 म्यू इंटू आर स्क्वायर। एटलीस्ट अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड डिस्क है तो उस टाइम पे अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट सिग्मा आर बाई सिग्मा सी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर यही पूछेगा, आपको सारी वैल्यू पता होंगी। इस आर की वैल्यू मीन्स जो ये आर दे रखा है, इस आर से वो क्वेश्चन पूछेगा कि इतनी रेडियस के ऊपर सिग्मा आर की वैल्यू कितनी है, सिग्मा सी की वैल्यू कितनी है। तो इस आर को रिप्लेस करके आप जो भी वो आपको वैल्यू दे वो पुट करके आप सिग्मा आर और सिग्मा सी की वैल्यू यहाँ से एटलीस्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोल्व कर सकते हैं। Now the radial stress and circumferential stress have maximum value at r is equal to 0। जो रेडियल स्ट्रेस है और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है उनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, एट r is equal to 0 मीन्स एट सेंटर, एंड दीज आर गिवन बाई मीन्स आप r को ऊपर इक्वेशन जितनी भी हमारी सिग्मा आर और सिग्मा सी की जनरलाइज्ड इक्वेशन है यहाँ पे आप r की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो आपको सिग्मा आर की और सिग्मा सी की क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा आर और सिग्मा सी की क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स हमने इस इक्वेशन के अंदर r इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो मेरे को सिग्मा आर और सिग्मा सी की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। नाउ देखिए, दस द मैक्सिमम स्ट्रेस आर एट द सेंटर एंड दे आर इक्वल। दोनों को मैं अगर ऑब्जर्व करूंगा तो दोनों की वैल्यू क्या आई हैं, सेम आई है। तो सॉलिड डिस्क के केस में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा, सॉलिड डिस्क में, वो होगा सेंटर में, और वो क्या होगा, इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। नाउ अगर मैं अब देखता हूँ इसका वेरिएशन, स्ट्रेस और रेडियस का वेरिएशन, तो देखिए इसका वेरिएशन कुछ इस टाइप से होता है कि दिस इज योर स्ट्रेस एक्सिस, दिस इज योर रेडियस। जब आपकी रेडियस जीरो है तो स्ट्रेस क्या है आपका, मैक्सिमम। स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम, और सिग्मा रेडियल और सिग्मा सी बोथ मैक्सिमम है। और जब आपकी रेडियस की कुछ वैल्यू है मीन्स R2 की वैल्यू है, R2 पे आपका रेडियल स्ट्रेस क्या हो जाता है, जीरो, बट सिग्मा सी की सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू कुछ होती है। मीन्स जो आपका रेडियल स्ट्रेस है, आपका जो रेडियल स्ट्रेस है वो आउटर रेडियस पे जीरो होता है और इनर रेडियस पे मीन्स सेंटर पे मैक्सिमम होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये आपको वेरिएशन इसका याद रखना है। तो देखिए सॉलिड डिस्क के लिए आपको क्या याद रखना है, दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन। और अगर मैक्सिमम की बात कर देता है तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी नहीं है, सिग्मा आर मैक्सिमम और सिग्मा सी मैक्सिमम की इक्वेशन याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो इन जनरलाइज्ड इक्वेशंस ऑफ सॉलिड डिस्क, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम रेडियल एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन केस ऑफ सॉलिड डिस्क। नाउ वी विल डिस्कस द केस ऑफ होलो डिस्क। होलो डिस्क, या फिर आपको दे दे क्वेश्चन के अंदर ए डिस्क विद सेंट्रल होल, मीन्स ए डिस्क विद सेंट्रल होल, मीन्स क्या, अगर सेंटर में कोई होल कर रखा है उसका मीनिंग क्या है, इट इज़ ए होलो डिस्क। तो देखिए इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है कि एट r इज इक्वल टू r1 मीन्स इनर रेडियस पे रेडियल स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, और एट r इज इक्वल टू r2 सिग्मा r की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सिग्मा r की मीन्स जो आपका रेडियल स्ट्रेस है इज जीरो बोथ एट द सेंटर एंड आउटर सरफेस ऑफ द होलो डिस्क। मीन्स आपके इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे बोथ पे ही आपकी वैल्यू क्या है, जीरो है, किसकी, रेडियल स्ट्रेस की। तो वहाँ से मेरे को ये वैल्यू, जब मैं अपनी जनरलाइज्ड इक्वेशन, जो मेरी इक्वेशन ए आई थी
सॉलिड डिस्क से पहले उसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे को दोनों कांस्टेंट C2 और C1 की वैल्यू मिल जाएगी। वहाँ पे जब मैं बाउंड्री कंडीशन पुट करूँगा कि एट आर इज इक्वल टू R1 सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो एंड एट आर इज इक्वल टू R2 सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से मेरे को C2 और C1 की वैल्यू मिल जाएगी। और वहाँ पे जैसे ही मैं पुट करूँगा अपनी C1 और C2 की वैल्यू, उन दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू उस इक्वेशन ए के अंदर, तो मेरे को जनरलाइज्ड इक्वेशन मिलेगी किसकी, होलो डिस्क की, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ होलो डिस्क। आपको ये होलो डिस्क के लिए ये दो इक्वेशंस याद रखनी कंपलसरी हैं। इक्वेशन सिग्मा आर की क्या है, 3 प्लस म्यू बाई 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर, एंड ऐसे ही सिग्मा सी की इक्वेशन है। ये इक्वेशंस आपको याद रखनी ही हैं। जो अब तक जो याद रखने का पार्ट आया है वो क्या है, इस पूरे डेरिवेशन के अंदर आपको डायग्राम याद रखना है, आपको इक्वेशन ए याद रखनी है, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ सॉलिड डिस्क याद रखनी है, उसकी बाउंड्री कंडीशंस याद रखनी है, मैक्सिमम के लिए आर इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, ये याद रखना है। होलो डिस्क के केस में क्या है, आपको ये दो बाउंड्री कंडीशंस याद रखनी है, एट आर इज इक्वल टू R1 सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो, एट आर इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो। इनकी वैल्यूज़ आपको इक्वेशन ए में पुट करनी है, वहाँ से C2 और C1 की वैल्यू निकालनी है। आपको ये याद रखना नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, तो आप पुट करके ईजिली ड्राइव कर सकते हो अपने आप। आपको सिर्फ याद रखना है वो क्या है, दिस सिग्मा आर की वैल्यू, सिग्मा आर एंड सिग्मा सी की वैल्यू। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज वैल्यूज ऑफ सिग्मा आर एंड सिग्मा सी। नाउ ये दो इक्वेशन अगर आपको याद हैं तो उसके बाद क्या है कि एक नोट है हमारे पास कि द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसिस गोज ऑन डिक्रीजिंग विद एन इंक्रीज इन रेडियस। देखिए जैसे जैसे आपकी रेडियस इंक्रीज करती जाएगी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस आपके डिक्रीज करते चले जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका सिग्मा सी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो आपका मैक्सिमम होगा वो कहाँ पे होगा, इंटरनल रेडियस पे, इनर रेडियस के ऊपर होगा, जहाँ पे आपकी रेडियस सबसे कम होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अब आर को R1 पुट कर सकते हो, पुट R इज इक्वल टू R1, R इज इक्वल टू R1 इस इक्वेशन के अंदर, तो सिग्मा सी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हो। मीन्स मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आपको याद रखनी जनरलाइज इक्वेशन है, बट एक बाउंड्री कंडीशन याद रखनी है कि जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, सर्कमफ्रेंशियल मैक्सिमम स्ट्रेस है, वो कहाँ पे है, एट R इज इक्वल टू R1, एट R इज इक्वल टू R1। आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सिग्मा सी की इक्वेशन में R इज इक्वल टू R1 से रिप्लेस कर देंगे, और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिग्मा सी मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू बाई 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन 3 प्लस म्यू इंटू R1 स्क्वायर। देखिए अगर आप रिजल्ट याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज मैं तो यही कहूँगा कि आप जनरलाइज इक्वेशन याद रखें और ये बाउंड्री कंडीशन याद रखें, आपके सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यू कैन सोल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली। नाउ फॉर ए case of a thin rotating cylinder, R1 is equal to R2 is equal to R, then sigma C maximum is equal to rho omega square R square which is equal to thin rotating ring। देखिए अगर आपकी जो डिस्क है वो क्या है, थिन है, तो उसके केस में R1 R2 आपके क्या R के इक्वल हो जाएंगे, और जब यहाँ पे सिग्मा सी की मैक्सिमम की वैल्यू में पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, जो कि किसकी इक्विवेलेंट होगा, आपके थिन रोटेटिंग रिंग की इक्विवेलेंट होगा। नाउ सिग्मा आर विल बी मैक्सिमम व्हेन डी सिग्मा आर बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। जब डी सिग्मा आर बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो कर देंगे तो आपको रेडियल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, रेडियल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और जब हम इसको जब करेंगे डी सिग्मा आर बाई डी आर करेंगे तो वहाँ से मेरे को क्या मिलेगी, एक आर की वैल्यू मिलेगी, कि मीन्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2। मीन्स अगर मैं आपकी जो जनरलाइज इक्वेशन है वहाँ पे R की जगह पे अंडर रूट ऑफ R1 R2 पुट कर दूँ, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 R2, तो मेरे को जो रेडियल स्ट्रेस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को रेडियल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू अपॉन 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर R2 माइनस R1 स्क्वायर, R2 माइनस R1 स्क्वायर। देखिए आपको फिर मैं बोल रहा हूँ कि जनरलाइज्ड इक्वेशन याद रखनी है। फिर जो अभी तक आपने प्लॉट किया था सॉलिड डिस्क के लिए, अब हम प्लॉट करेंगे किसके लिए, होलो डिस्क के लिए। होलो डिस्क के लिए अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं स्ट्रेस और रेडियस का कर्व। देखिए आपको बताया था ये मेरी जो कर्व है ये किसकी है, ये है हमारी कर्व रेडियल स्ट्रेस की। रेडियल स्ट्रेस इनर रेडियस पे भी जीरो है और हमारा ये आउटर रेडियस के ऊपर भी जीरो है। और जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू वो क्या बताई थी कि ये जैसे जैसे रेडियस आपकी इंक्रीज़ करती है वहाँ पे डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू जैसे जैसे आपकी रेडियस इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करनी स्टार्ट कर देगी। मीन्स जब
इनर रेडियस पे सिग्मा सी की वैल्यू मैक्सिमम है और उसके बाद वो क्या है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। और जो सिग्मा आर मैक्सिमम की वैल्यू वो कहाँ पे होगी, वो होगी अंडर रूट ऑफ R1 R2 के ऊपर, अंडर रूट ऑफ R1 R2 के ऊपर। तो ये थे हमारे केस। आपको क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, वो आपको बता दिया है। यू कैन मेक ए योर सेपरेट नोट्स फॉर व्हाट टू रिमेंबर एंड व्हाट नॉट। न्यूमेरिकल पर्पज से आप क्या जनरलाइज्ड इक्वेशन को लिख के उनको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको वो याद हो जाएंगी। देखिए, इसी में सॉलिड डिस्क में ही हमारे पास एक केस और आता है। वो केस क्या है कि फॉर ए होलो डिस्क विद ए पिन होल एट द सेंटर, मीन्स एक बारीक होल किया है, मीन्स ना के बराबर होल किया है तो अब वो होलो डिस्क की। देखिए, अगर सेंटर में होल है तो होलो डिस्क है, बट अगर होल वो ज़्यादा है तो इट इज़ कॉल्ड होलो डिस्क। अगर वो होल बिल्कुल बोल दिया कि बिल्कुल पिन होल है, तो उस केस को हम कैसे डील करेंगे, उस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे। द सिचुएशन कोरस्पॉन्ड्स टू ए होलो डिस्क विद इनर रेडियस R1 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक होलो डिस्क की होगी, एक केस तो होलो डिस्क का ही होगा, लेकिन उसके केस में क्या है, R1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, R1 की वैल्यू 0 होगी। R1 की वैल्यू क्या होगी, मीन्स जो आपकी इनर रेडियस है वो क्या है, 0 के बराबर है। तो जो होलो डिस्क की जो भी आपकी इक्वेशन आई हैं सिग्मा आर और सिग्मा सी की, अगर मैं वहाँ पे R1 की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो मेरे को सिग्मा सी मैक्सिमम मिल जाएगा और सिग्मा आर मैक्सिमम मिल जाएगा इन केस ऑफ ए होलो डिस्क विद ए पिन होल। तो आपको ये दो इक्वेशंस याद रखनी है, सिग्मा सी मैक्सिमम इज इक्वल टू, इन केस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है 3 प्लस म्यू बाई 4 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस म्यू बाई 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर। देखिए, यहाँ से एक बहुत अच्छा एनालिसिस मिला है हमें कि when there is a small hole at the axis of rotation of rotating disk, circumferential stress is twice compared to that when the disk is solid। ठीक है, आपको ये केस समझ में आ जाएगी। ये बहुत अच्छा हमारा एक एनालिसिस मिला है कि जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है कंपेयर टू दैट व्हेन द डिस्क इज सॉलिड। तो आपको ये एनालिसिस याद रखना है कि अगर पिन होल है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अभी एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास कि ये डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विद 40 सेंटीमीटर डायमीटर हैज़ ए सेंट्रल होल ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। देखिए, इनर रेडियस भी आपको एक सेंटर में होल है, मीन्स एक होलो सिलेंडर की बात कर रहा है, होलो डिस्क की बात कर रहा है। द डिस्क turns 6000 revolution per minute about its axis. Now set up relations for variations in circumferential stress and radial stress along the disk radius and compute the values of these stresses at 15 centimeter radius. Now the question is, what are the maximum values of circumferential, radial and shear stresses in the disk? At what radii do these maximum value occur? For the disk material, rho is equal to 7500 kg per meter cube and mu is equal to 0.3। देखिए, सबसे पहले तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को n की वैल्यू गिवन है तो मैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूँगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n बाई 60, इट कम्स आउट टू बी 628 रेडियन पर सेकेंड। नाउ फॉर ए डिस्क विद सेंट्रल होल द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज, देखिए होलो डिस्क के लिए जो मेरी जनरलाइज्ड इक्वेशन आई थी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के लिए, वो क्या आई थी, यही आई थी, 3 प्लस म्यू बाई 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 3 म्यू अपॉन 3 प्लस म्यू इंटू R स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे सब कुछ डाटा है, मैं यहाँ पे इक्वेशन आपकी पुट कर दूंगा। जो जो वैल्यू मेरे पास R1 R2 मेरे को पता है, आपको गिवन है, जैसे ही मैं वो पुट करूँगा तो मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वो क्या है, ये है कि 51.85 प्लस 0.122 डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ऑफ 702 R स्क्वायर मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेयर R इज इन मीटर। नाउ अब देखिए आप, अब इसने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप इसका डिस्क का एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर आपको सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस ड्रॉ करना, फाइंड आउट करने हैं किस रेडियस पे, एट रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इस इक्वेशन में आर की जो वैल्यू है आपकी, आर की वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर की आपको गिवन है, उसको 0.15 मीटर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरे को सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएगी। हमें सिग्मा सी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। नाउ आगे क्या करना है, हमें सेम केस है, आपका होलो का ही केस है, तो मेरे को सिग्मा आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सिग्मा आर का रिजल्ट भी 3 प्लस म्यू बाई 8 इंटू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर। यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें मेरे को पता हैं, बट जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, दिस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू, आर की वैल्यू का। अब मेरे को क्या है, पूरी वैल्यू टर्म की पुट की है मैंने और यहाँ पे मेरा एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आई है, या फिर मैं
ना भी करूं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी आर की वैल्यू 0.15 मीन्स इसने जिस पॉइंट के ऊपर पूछा है 0.15 मीटर में पुट कर सकता हूँ और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से मेरे को मिल जाएगा ये। अब मैं बात करता हूँ कि मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस अकर एट द इनर रेडियस। जब वो बात करता है कि मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की, उसने पूछा है कि मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना होगा, तो मेरे को पता है एट आर इज इक्वल टू मीन्स इनर रेडियस पे, और इनर रेडियस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो जो आपने सिग्मा सी मैक्सिमम की वैल्यू निकाली है, मीन्स अगर आपको सिग्मा सी मैक्सिमम निकालना है तो आप सिग्मा सी की जनरलाइज इक्वेशन, यही आपकी इक्वेशन, यहाँ पे आपको आर की जगह क्या पुट करना है R1। देखो यही तो बताया था आपको कि आर की जगह क्या पुट करना है R1। देखिए आपकी जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सोल्व कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आर की जगह क्या पुट कर दिया, इसकी इनर रेडियस मीन्स 0.05 मीटर मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, और वहाँ से मेरे को सिग्मा सी मैक्सिमम का रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे ही अगर मेरे को मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 R2, एट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 R2। तो मीन्स मैंने इसकी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो कितनी, इट कम्स आउट टू बी 0.1, और मैं सिग्मा आर मैक्सिमम, जो मैंने ऊपर आपको बताया सिग्मा आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जो भी मेरा रिजल्ट आया था ये वाला रिजल्ट, इसके अंदर मैं आर की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा नाउ 0.1, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, सिग्मा आर मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी। नाउ next question is the maximum stress occurs at the inner radius at which circumferential stress sigma c is maximum। अगर वो बोलता है कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम shear स्ट्रेस कितना होगा, तो देखिए डियर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के shear स्ट्रेस आते हैं हमारे, एब्सोल्यूट shear स्ट्रेस और इन प्लेन shear स्ट्रेस। जब भी आपके स्ट्रेसेस लाइक इन नेचर होंगे तो आपका जो मैक्सिमम वाला है उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। अगर वो अनलाइक इन नेचर होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। अगर वो लाइक इन नेचर हैं तो सिग्मा 1/2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइक इन नेचर हैं तो जो आपका कैपिटल वाला है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 98.89 डिवाइड बाई 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 49.445 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे आपके एग्जाम में। तो मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन देना चाहूँगा कि आपको याद क्या रखना है। सिर्फ याद जो रखना है आपने वो क्या है कि ये, अगर मैं होलो डिस्क में बैक से चलता हूँ, अगर मैं होलो डिस्क की मैं बात करता हूँ तो आपको ये एक जो आपकी इक्वेशन है वो याद रखनी है कि एट आर इज इक्वल टू R1 सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू R2 सिग्मा आर इज इक्वल टू 0। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन याद रखनी है आपको। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सिग्मा सी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सिग्मा सी मैक्सिमम होगा आर इज इक्वल टू R1 पे, और सिग्मा आर मैक्सिमम कहाँ पे होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 R2 के ऊपर। आपको ये याद रखना है। अगर आप होलो डिस्क, अगर सॉलिड डिस्क की बात करते हैं तो आपको याद रखना है ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, और आपका जो रेडियल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो बोथ मैक्सिमम कहाँ पे होंगे, एट आर इज इक्वल टू 0 के ऊपर याद होंगे। आपको ये याद रखना है। और एक आपको ये इक्वेशन ए आपको याद रखनी है। यही आपका बेस है इन सब डेरिवेशंस को करने का। इक्वेशन ए अगर आपको याद है तो आप सॉलिड डिस्क की बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉलिड डिस्क के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं। और अगर आपको यही इक्वेशन ए याद है तो आप होलो डिस्क के लिए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड डिस्क। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट आई न्यू कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को तो यू कैन ईजीली ड्राइव दिस एक्सप्रेशन एंड यू कैन ईजीली सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे वो है हमारा रोटेटिंग सिलेंडर का, जो कि कुछ हद तक ऐसा ही डेरिवेशन है। फर्स्ट आपको रोटेटिंग डिस्क काफ़ी अच्छे से करना है। अगर आप रोटेटिंग डिस्क अच्छे से समझ पाए हैं तो रोटेटिंग सिलेंडर कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज़ ही होगा, सेम डायग्राम हम यूज़ करेंगे, बट उसके केस में एक थर्ड डायमेंशन और इंक्लूड हो जाएगा जिसका कि हमें एनालिसिस करना है। अदरवाइज सेम डेरिवेशन रहेगा ऐसा ही। तो वेट फॉर दैट वीडियो। तब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से इक्वेशंस याद करें, उनको लिख लिख के देखें। श्योर है कि आप लोग इस डेरिवेशन को कर पाएंगे और इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।